नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का YouTube चैनल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग UPSSC की तरफ से कराई जा रही परीक्षा PET के मॉडल प्रश्न पत्र पर चर्चा करेंगे। आइए इस प्रथम मॉडल पर प्रश्न संख्या 1 से शुरुआत करते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 में एक तरफ सूची दिया हुआ है और दूसरी तरफ सूची दिया हुआ है। तो सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है और यह एक घटना है जो अकबर के शासनकाल में घटित हुई थी। प्रश्न संख्या ऊपर दिया हुआ है। तो 1564, 75, 79 और 82। तो 1564 में कौन सी घटना घटित हुई थी? तो 1564 में जजिया का उन्मूलन किया गया था। तो जजिया का उन्मूलन 1564 ईस्वी में किया गया। तो पहले का सी यदि जिसमें दिया होगा वो सही उत्तर हो जाएगा, DACB। तो एक ही दिया हुआ है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे चलते हैं। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे? ऑप्शन है पहला मोहम्मद बिन कासिम, बी महमूद गजनवी, सी शेर शाह और डी अकबर। तो इसका जो राइट आंसर है यह महमूद गजनवी ने संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत कराए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे चलते हैं। दक्षिणी भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था। चोल एवं उत्तर चालुक्य के मध्य, चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य, चोल एवं होयसल के मध्य, चोल एवं पांड्यों के मध्य। तो दक्षिणी भारत का जो प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था यह चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चोल एवं राष्ट्रकूट। आगे चलते हैं। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया था? अर्धमागधी में, पाली में, प्राकृत में या संस्कृत में? तो प्रारंभिक जैन साहित्य ये अर्धमागधी भाषा में लिखा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्धमागधी। आगे चलते हैं। मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे। गुफ कराल में, बुर्जहोम में, मारतंड में या मेहरगढ़ में? तो मानव समाधानों में कुत्ते ये दफनाए गए थे बुर्जहोम में। जो बुर्जहोम है ये जम्मू कश्मीर प्रांत के श्रीनगर में स्थित एक पुरातात्विक स्थान है और यहाँ पे 1936 में जब खुदाई किया गया था तो उसमें कुत्तों के भी कुछ जीवाश्म पाए गए थे, उनके अवशेष पाए गए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुर्जहोम। आगे चलते हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? ऑप्शन है ए रेगुलेटिंग अधिनियम 1773, फिर दूसरा है सेटलमेंट अधिनियम 1781, तीसरा है चार्टर अधिनियम 1813, चौथा है पिट्स इंडिया अधिनियम 1784। तो पिट्स इंडिया अधिनियम के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? पहला है बारदोली आंदोलन, फिर चंपारण सत्याग्रह या सविनय अवज्ञा आंदोलन में या असहयोग आंदोलन में? तो प्रथम बार विनोबा भावे को ये सविनय अवज्ञा आंदोलन में गिरफ्तार किया गया था और यह सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में प्रारंभ किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। आगे चलते हैं। जलियांवाला नरसंहार। अगले क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। जलियांवाला नरसंहार हुआ था
13 अप्रैल 1918 को, 13 अप्रैल 1917 को, 13 अप्रैल 1919 को या 13 अप्रैल 1916 को। तो जलियांवाला नरसंहार 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। और यह जलियांवाला जो नरसंहार हुआ था, इसका मुख्य कारण क्या था कि एक पंजाब के लोकप्रिय नेता थे, उनका नाम डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू था और एक और डॉक्टर सत्यापाल थे। तो इन दोनों की गिरफ्तारी को लेकर के 13 अप्रैल 1919 को ही एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन अमृतसर के जलियांवाला बाग में किया गया था। और उसी सभा स्थल पर ही अंग्रेज के जनरल डायर ने अचानक भीड़ पर हमला करवा दिया और गोली मरवा दी। उसमें से कई लोग मारे गए, लगभग हजारों लोग की संख्या में लोग मारे गए। और इस हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने तुरंत उनके जो नाइटहुड की उपाधि दी गई थी उन्होंने वापस कर दिया। तो इसका ये रहा राइट आंसर 13 अप्रैल 1919। आगे चलते हैं। भारत सरकार के नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिन्हित समूह है, थिंक टैंक में नीति का पूरा स्वरूप क्या है? पहला है नेशनल इंटरनल ट्रेड इंफॉर्मेशन, दूसरा है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया, तीसरा नेशनल इंटीग्रेटेड ट्रीटी इंस्टीट्यूट, चौथा है नेशनल इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो इन चारों में जो सही जवाब है वो है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे चलते हैं। सही उत्तर का चयन कीजिए। 21 नंबर। सभी व्यक्ति पंचायती राज के सदस्य बन सकते? तो नहीं, सभी व्यक्ति पंचायती राज के सदस्य नहीं बन सकते। वह व्यक्ति जो राज्य विधानसभा का सदस्य होने की योग्यता न रखता हो पंचायती राज का सदस्य बन सकता है? जी नहीं, वही बन सकता है जो विधानसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो। तीसरा है 25 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति ही पंचायती राज की सदस्यता के लिए अर्ह हैं। तो 25 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति पंचायती राज की सदस्यता के लिए अर्ह नहीं है। वे सभी लोग जो 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं तथा राज्य विधानसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखते हों पंचायती राज की सदस्यता के लिए अर्ह योग्य है। तो इसका राइट आंसर ये 4 हो जाएगा। अगले पे चलते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निश्चय निम्न में से कौन करता है? तो वित्त मंत्री, राज्यसभा का सभापति, भारत का राष्ट्रपति या लोकसभा का अध्यक्ष। तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका जो विनिश्चय है यह लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और धन विधेयक को आर्टिकल 110 में परिभाषित भी किया गया है। आगे चलते हैं 23 नंबर के सवाल पर। बिना अनुमति के कितने दिन संसद में अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन या 120 दिन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 60 दिन तक। यदि कोई भी व्यक्ति संसद से अनुपस्थित है और वो 60 दिन तक अनुपस्थित है तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर का। निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के प्रमुख रक्षणों के रूप में माना जाएगा? शक्तियों का परिसीमन, विधि के समक्ष समता या सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व, स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 24 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा शक्तियों का परिसीमन होगा, विधि के समक्ष समता भी होगी और स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार होगा, लेकिन सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व नहीं हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर, 2 नंबर
और ये 4 नंबर। तो ये ऑप्शन इससे मेल खा रहा है, तो ये सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है? स्विट्जरलैंड का या संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का, भारत शासन अधिनियम 1935 और अगला है कनाडा का संविधान। तो भारतीय संविधान सर्वाधिक भारत शासन अधिनियम 1935 का ऋणी है। यहीं से सर्वाधिक चीज़ लिए गए थे और लगभग 200 से अधिक आर्टिकल इसी अधिनियम के तहत लिया गया है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। रक्त होता है एक संयोजी ऊतक, एक उपकलित ऊतक, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो रक्त होता है वह एक तरल संयोजी ऊतक होता है। हालांकि इसमें तरल तो नहीं दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। आगे चलते हैं 28 नंबर, 27 के बाद 28 पर। भारी जल है एक शीतलक, एक प्रकार की औषधि, मंदक या ईंधन। तो भारी जल का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है। अगला सवाल, घरेलू बिजली के तार आधार रूप में कैसे हैं? श्रेणीबद्ध संयोजन में या समानांतर संयोजन में या श्रेणीबद्ध और समानांतर संयोजन का संयोग, प्रत्येक कक्ष में श्रेणीबद्ध संयोजन और दूसरी जगह समानांतर संयोजन। तो इन चारों में जो घरेलू बिजली के तार होते हैं वे समानांतर रूप में होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समानांतर संयोजन। अगला है डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो डेसिबल का प्रयोग मुख्य रूप से ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। तो वातावरण में जो ध्वनि है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न को ज्ञात कीजिए। तो 5/6 या 6/11 या 2/3 या 8/9 या 6/7। तो इनको आप प्रत्येक से भाग दे देंगे तो ये सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात हो जाएगी। तो जो सबसे बड़ी भिन्न होगी लगभग 8/9 हो जाएगा। हालांकि इसमें हम लोग गणित और रीजनिंग को स्किप कर देंगे, जीएस और हिंदी को देख सकते हैं। चूँकि ये हल करने वाली चीज़ें हैं तो इनको हल कर लीजिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। कामायनी के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या महादेव वर्मा। तो कामायनी के जो रचनाकार हैं वे जयशंकर प्रसाद हैं। जयशंकर प्रसाद के द्वारा कामायनी लिखा गया था। आगे, दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ है निर्दोष होना, दोषी होना, पाप करना या चोरी करना। तो दूध का धुला होना का अर्थ होता है निर्दोष होना या निष्कलंक होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्दोष होना। आगे, हिंदी वर्तनी के आधार पर सही वाक्य का चयन करें। पहला ऑप्शन है तुम इसके दाम देते जाओ, दूसरा तुम इसका दाम देते जाओ, तीसरा तुम इसके दाम देते जाओ, चौथा तुम इसका दाम देते जाओ। तो इन चारों में तुम इसका दाम देते जाओ, तुम इसका दाम देते जाओ जो बी वाला है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? अवधि अवधि, अनुचर नौकर, आदि अंत, अभिनय नाटक। तो इनमें से ये पूछा जा रहा है कि कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है, अवधि और अवधि। तो इन दोनों में यही जो ऑप्शन नंबर 1 है यही भिन्नार्थक शब्द है। एक अवधि का अर्थ होता है समय और एक अवधि का अर्थ होता है काल। तो ये जो अवधि है, अवधि, इस अवधि का अर्थ होता है काल और इस अवधि का अर्थ होता है समय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? तो विधु, शशि, चांद और सूत। तो इसमें से विधु, शशि और चांद ये सभी क्या है? चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। लेकिन जो सूत है यह चंद्रमा का पर्यायवाची
नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूत। सूत को सारथी भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। 40 के बाद 41 नंबर। 41 क्या है? ये इंग्लिश है। तो इंग्लिश को भी आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ से इंग्लिश है। और फिर उसके बाद चलते हैं हम लोग 41 के बाद 42, 43, 44, 45, 46। इसके बाद रीजनिंग है, तो रीजनिंग को भी छोड़ देते हैं हम लोग। तो इनमें से हम लोग केवल जीएस और हिंदी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये इंग्लिश और ये जो रीजनिंग मैथ है इसको आप लोग अलग से हल कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, मोहिनीअट्टम नृत्य रूप निम्नलिखित में से किस राज्य से संबद्ध है? उड़ीसा से, केरल से, कर्नाटक से या तमिलनाडु से? तो जो मोहिनीअट्टम नृत्य है यह केरल से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। जबकि तमिलनाडु में भारतनाट्यम होता है, उड़ीसा में ओडिसी होता है, कर्नाटक में यक्षगान होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मीथेन गैस, नाइट्रोजन गैस, जलवाष्प गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इन चारों में जो नाइट्रोजन गैस है यह एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी मीथेन, जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड गैस से क्या है, ये एक ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। आगे चलते हैं। परितंत्र के दो मूल घटक कौन से हैं? पौधे और प्राणी, जीवी और अजीवी, पौधे और प्रकाश, घास पात और सूक्ष्म जीव। तो इन चारों में परितंत्र के दो मूल घटक होते हैं, जैविक और अजैविक। तो जीवी और अजीवी हो गया। पोर्ट ब्लेयर की राजधानी है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नगर हवेली, पुडुचेरी या लक्षद्वीप। यानी कि ये पूछा गया कि पोर्ट ब्लेयर इनमें से किसकी राजधानी है? तो पोर्ट ब्लेयर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की यह राजधानी है। दादरा और नगर हवेली की राजधानी सिलवासा, लक्षद्वीप की राजधानी कवारत्ती होती है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भूमि किसी देश के स्वामित्व में नहीं है? वानुआतू, ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका, सोलोमन द्वीप समूह। तो इन चारों में जो अंटार्कटिका है यह एक ऐसा भूमि समूह है जिस पर किसी भी देश का स्वामित्व नहीं है, बल्कि सभी देश इस पर अपना बराबर अधिकार रख सकते हैं। जैसे इंडिया के ही कुछ रिसर्च सेंटर यहाँ पे लगाए गए हैं, जैसे मैत्री हो गया, भारती हो गया, ये सभी क्या है, इंडिया के रिसर्च सेंटर है। इसके अलावा अन्य भी देश यहाँ पे अपना रिसर्च सेंटर बनाए हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? 10, 22, 12, 9। तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कुल 12 सदस्यों को नामित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12। आगे चलते हैं। मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो चट्टानों को काटकर बनाए गए सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। यह कहाँ है? कहाँ पर है? पतालेश्वर में, भैरव, दूधनाथ या कैलाश। तो इन चारों में यह मंदिर कैलाश मंदिर है, जो कि चोल वंश के कहाँ गया सवाल? हाँ, ये 58 नंबर। तो इसका राइट आंसर क्या है? कैलाश मंदिर। तो ये जो कैलाश मंदिर है यह बनवाया गया था 8वीं शताब्दी में। राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने इसका निर्माण किया था। अगले सवाल चलते हैं। किस राज्य केंद्र शासित राज्य की पंचायत देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनी? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो ये थोड़ा करंट से संबंधित है, फिर भी देख लेते हैं, ये प्रश्न बन सकते हैं कभी न कभी। तो राजस्थान में हुआ था, या आंध्र प्रदेश में, या उत्तर प्रदेश में, या जम्मू कश्मीर में? तो इसका जो राइट आंसर है यह है जम्मू कश्मीर।
तो 24 अप्रैल 2022 को पंचायती राज दिवस के अवसर पर ही जम्मू कश्मीर के सांबा जिले के पल्ली गांव को देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत घोषित किया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत में लगभग 500 किलोवाट के सोलर प्लांट का उद्घाटन भी यहाँ किया था। आगे देखते हैं, वाक्सीर क्या है? पनडुब्बी है, मिसाइल है, रॉकेट सिस्टम है या विमान वाहक पोत है? तो यह जो वाक्सीर है यह एक पनडुब्बी के रूप में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पनडुब्बी। किस विश्वविद्यालय में डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना का शुभारंभ किया गया? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय या छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा या इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज? तो डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना का शुभारंभ ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय या BHU में हुआ था। सर्वप्रथम डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने ही 22 अप्रैल 2022 को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में ही डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना का शुभारंभ किया। इस योजना का तहत अनुसूचित जाति के छात्रों को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए गुणवत्ता वाली मुफ्त कोचिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई। तो यह काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हुआ था। आगे, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला अमृत सरोवर स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन इस प्रकार है, मुरादाबाद, रामपुर, आगरा और गोरखपुर। तो इन 62 नंबर में जो रामपुर है यहाँ पर अमृत सरोवर स्थापित किया गया था। आगे चलते हैं, सीमा दर्शन परियोजना के हिस्से के रूप में 10 अप्रैल 2022 को गुजरात में किस स्थान पर भारत पाकिस्तान सीमा दर्शन स्थल का लोकार्पण किया गया? कच्छ में, पोरबंदर में, जूनागढ़ में या नडाबेट में? तो इसका जो राइट आंसर है वह है नडाबेट। नडाबेट में ही किया गया था। आगे चलते हैं, अप्रैल 2022 में यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल किसे नामित किया गया था? ग्वाउल जरा, मैड्रिड, इस्बिलिसी या कोनाक्री? तो इनमें से जो राइट आंसर है वो गाउल जरा है। गाउल जरा को वर्ल्ड बुक कैपिटल से नामित किया गया। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 7 मई 1861 में कलकत्ता में, या 2 अक्टूबर 1861 में गुजरात में, या 14 नवंबर 1869 में इलाहाबाद में, या 5 सितंबर 1889 में उत्तर प्रदेश में हुआ था? तो इन चारों में राइट आंसर हो जाएगा। चूँकि रविंद्रनाथ टैगोर तो कोलकाता के रहने वाले थे, तो 7 मई 1861 में कलकत्ता में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 मई 1861। आगे देखते हैं, अच्छा ये लग रहा है गद्यांश है, तभी गद्यांश हम लोग पढ़े नहीं और स्किप कर, कहाँ से ये गद्यांश का आरंभ हुआ है? अच्छा ये रहा गद्यांश, यहाँ से। ये 63 नंबर 64 नंबर तक हम लोग कर लिए थे, अब 65 नंबर से आते हैं। अप्रैल 2022 में पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन वाड़ी का उद्घाटन कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में या मध्य प्रदेश में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में 2022 में रेडियो स्टेशन वाड़ी का उद्घाटन किया गया था। आगे देखते हैं, अप्रैल 2022 में वीणापाड़ी मोहंती का निधन हो गया, वे कौन थी? लेखिका थी या सामाजिक कार्यकर्ती थी या पत्रकार या राजनीतिक? तो इन चारों में ये मुख्य रूप से जो है कि एक लेखिका थी। आगे देखते हैं, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार पाने वाले देश के पहले नागरिक कौन हैं? नरेंद्र मोदी, अमिताभ बच्चन, रामनाथ कोविंद या रतन टाटा?
तो ये देश के पहले नागरिक हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रहे हैं। आगे देखते हैं, अप्रैल 2022 में किस राज्य सरकार ने सामाजिक जागरूकता अभियान सांस शुरू किया है? छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने, या पंजाब सरकार ने, या महाराष्ट्र, या कर्नाटक ने? तो इन चारों में जो कर्नाटक राज्य सरकार है, इन्होंने सर्वप्रथम सांस का शुभारंभ किया। आगे 27 अप्रैल 2022 को जम्मू कश्मीर में क्वार जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी गई। यह किस नदी पर स्थित है? तो यह जो है कि स्थित है झेलम नदी पर, या चिनाब नदी पर, सिंधु नदी पर, या रावी नदी पर? तो इन चारों में क्वार जल विद्युत परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है। 70 नंबर का, अप्रैल 2022 में चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? सर डेविड एटनबरो को, डॉक्टर सिंधिया टोसेन जबीना को, या आर्देशिरा बीके दुब्रास को, या चारुदत्त मिश्रा को? तो इन चारों में सर डेविड एटनबरो को चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर डेविड एटनबरो। ये एक जीव विज्ञानी प्राकृतिक इतिहासकार थे। अब इसके आगे क्या है? गद्यांश है। तो ये गद्यांश को यदि आप लोग को करना होगा तो इसके करने का एक शॉर्ट ट्रिक ये है कि सबसे पहले आप प्रश्न को देखिए, फिर उसके बाद पर सभी प्रश्नों को आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, प्रश्नों के ऑप्शन को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, और हो सकेगा कि बिना गद्यांश पढ़े ही आप लोग इनमें से 2-4 क्वेश्चन कर ले जाएंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन था कि रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो आपको नहीं मालूम है कि किस डेट में हुआ था, लेकिन आपको ये मालूम हो कि हाँ रविन्द्रनाथ टैगोर कोलकाता के या पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे, तो पश्चिम बंगाल या कोलकाता संबंधित ऑप्शन नंबर 1 दिखाई दे रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 100% श्योर सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो गद्यांश देता है कहीं ना कहीं ये किसी न किसी किताबों से ही गद्यांश देता है। ये अपने मन से उल्टा सीधा इसमें कोई चीज़ लिखा नहीं जाता है, इसलिए यह मान के चलिए कि यह आपके पूर्वावलोकन से संबंधित होता है गद्यांश। इसलिए गद्यांश को करने से पहले आप सबसे पहले प्रश्नों को पढ़ें, फिर प्रश्न में दिए गए विकल्पों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, और आप पहले कोशिश करें कि हम इस प्रश्न का उत्तर अपने से दे दें, फिर क्रॉस चेक करने के लिए आप एक बार गद्यांश को पढ़ें और फिर उसके बाद देख लें। तो बहुत सही और सटीक जवाब भी आपको मिल जाएगा, और बहुत कम समय में इसको आप हल कर सकते हैं। अब जैसे यही नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ ने क्यों लौटाई थी, तो अभी हमने एक क्वेश्चन में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, तो उसमें मैंने बताया था कि क्यों लौटा दिए थे। तो वहीं जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उन्होंने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। और रविन्द्रनाथ टैगोर की कौन सी रचना को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो मास्टर साहब, या गीतांजलि, या काबुलीवाला, या पोस्ट मास्टर? तो देखिए गीतांजलि में ही उनको जो है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो ये प्रथम नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त करता भी थे रविन्द्रनाथ टैगोर, जो गीतांजलि के लिए उन्हें मिला हुआ था। तो ये सब तो देखिए पूर्वानुमान से संबंधित है, जो आपके पहले ज्ञान से, तो वही चीज़ इन गद्यांशों में दिया हुआ है। आप ध्यानपूर्वक पढ़ करके देख लेंगे। तो गद्यांश को हल करने का सबसे आसान तरीका, सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को ही देखिए और क्वेश्चन के ऑप्शनों को ध्यानपूर्वक पढ़ करके उसका जवाब दे दीजिए। और ये एक DI का क्वेश्चन है, जो आप लोग इसको ध्यानपूर्वक पढ़ करके कर लेंगे तो हम लोग इस मॉडल पेपर में केवल और केवल GS और थोड़ा बहुत हिंदी पर ही जो है कि चर्चा करेंगे। और इन सवालों को आप लोग ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। और DI बहुत कठिन दिया नहीं रहता है, इसमें सिर्फ परसेंटेज निकालना होता है, अनुपात देखना होता है, और पूछ देता है किसी के सापेक्ष कि हाँ फला ईयर में या फला साल में और इसके तुलना में सर्वाधिक लाभ कब हुआ था। तो इन सब चीज़ों को आप लोग ध्यानपूर्वक देख लेंगे। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। और हाँ, यदि आप लोग चैनल पर नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर भी कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।